हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अर्थ नीति एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ पॉलिटी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन, जिसे हम कहते हैं प्रीएम्बल। देखो, वैसे तो प्रीएम्बल को एक माइनर एक डॉक्यूमेंट की तरह देखा जा सकता है, एक स्टैटिक डॉक्यूमेंट की तरह देखा जा सकता है, बट प्रीएम्बल उससे कहीं ज्यादा है। और ये डिबेट कई सालों तक जुडिशरी के अंदर भी चला और उसके बाद इसका कंक्लूजन निकला कि एक इनसेपरेबल पार्ट है प्रीएम्बल हमारे संविधान का। प्रीएम्बल को आप इस तरीके से देखो कि जब भी आप जैसे कोई किताब खोलते हो, जब कोई बुक खोलते हो, तो उसके सामने उसमें कंटेंट का एक इंडेक्स होता है। वो इंडेक्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि प्रीएम्बल के अंदर ऐसे कौन कौन से फैक्ट्स हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं, जो आपको याद रखने की जरूरत है, और उनका एक्चुअली मतलब क्या है, और वो क्या मैसेज दे रहे हैं, क्यों वो इतने ज्यादा जरूरी हैं, और क्यों जुडिशरी ने उन्हें एक इनसेपरेबल पार्ट या फिर एक इंक्लूसिव पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की तरह देखा है। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। सबसे पहले आपको यह समझने की जरूरत है कि हमारे रिपब्लिक का, हमारे संविधान का ब्लूप्रिंट है ये प्रीएम्बल। प्रीएम्बल इज द ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक। जो भी हमारी कोर वैल्यूज हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, जो फिलॉसफी है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो ये एंटायर डॉक्यूमेंट के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। मतलब अगर मैं प्रीएम्बल पढ़ लूं तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि संविधान क्या क्या बातें करने वाला है, किस किस कंटेक्स्ट में बातें करने वाला है, क्या कोर वैल्यूज हैं इसकी, क्या चीज ये अचीव करने की कोशिश कर रहा है, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, और हमारे पॉलिटी का, हमारे रिपब्लिक का नेचर क्या है। ये सारी चीज अगर आप प्रीएम्बल पढ़ते हैं तो आपको उसी को पढ़ के समझ में आ जाती हैं। ये वही सारी चीजें हैं जो इवेंचुअली हम आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आगे लिखा हुआ आपको दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। ये आपको प्रीएम्बल देखने को मिल रहा है, और मेरी एक्सपेक्टेशन ये है आप लोगों से, जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, कि आपको प्रीएम्बल तो मुंह जबानी याद होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी सीधे सीधे आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ये वर्ड प्रीएम्बल के अंदर मेंशन्ड है या नहीं है, वो कौन से टाइप की लिबर्टी की बात कर रहा है प्रीएम्बल, जस्टिस कौन कौन से इन्वॉल्व है उसके अंदर, कौन सी इक्वालिटी की बात करता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रहने की जरूरत है। पूरा प्रीएम्बल आपको रटा होना चाहिए। एटलीस्ट जो मेन कंटेक्स्ट है, इसके जो मेन टर्म है, वो तो आपको पता ही होने चाहिए। एक बार हम प्रीएम्बल के बारे में देखते हैं, प्रीएम्बल में क्या लिखा हुआ है। जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उन्हें मैं अंडरलाइन करता हुआ चलूंगा। वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. ये 5 टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस, कौन कौन सा जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी, किस चीज की लिबर्टी? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी, किस कंटेक्स्ट में? स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की। एंड टू प्रमोट फ्रेटर्निटी। ये जिन जिन वर्ड्स पे आपको अंडरलाइन हुआ दिख रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेटली आपको याद रहना चाहिए। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एज वेल एज यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। साथ के साथ 26 नवंबर 1949 को हम एडॉप्ट कर रहे हैं एक संविधान जो हम खुद को दे रहे हैं। ये सारे जो टर्म हैं ये डायरेक्टली आपसे प्रीलिम्स क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। इसका मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म। टाइप क्या है हमारा, क्या नेचर है, वो यहां आपको लिखा हुआ दिख जा रहा है। हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। और कब ये अडॉप्ट किया गया संविधान कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी आपको प्रीएम्बल में लिखा हुआ दिख जाता है, दैट इज 26 नवंबर 1949। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, और डेफिनेटली ये पूरा का पूरा प्रीएम्बल भी आपको याद होना चाहिए। अब एक एक करके इसके कंटेक्स्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एनाटॉमी जो है, ये जो प्रीएम्बल हमें एक प्रॉमिस देता है, जो हमारी कोर वैल्यूज, हमारी फिलॉसफी को शोकेस करने की कोशिश करता है, तो इसमें प्रीएम्बल को 4 की स्ट्रक्चर्स के थ्रू समझा जा सकता है। सबसे पहला स्ट्रक्चर है कि प्रीएम्बल हमें बताता है कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है। वो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है वी द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने अपने लिए अडॉप्ट किया है सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, और ये डिफाइन करने के लिए कि जी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी पॉलिटी, हमारा रिपब्लिक के एक्चुअल फीचर्स क्या क्या हैं। दूसरा, आइडियल्स ऑफ द स्टेट, के स्टेट क्या मेन नेचर रहने वाला है उसका, किस फंक्शन में वो काम करेगा। जैसे वो सोवरेन है हमारा रिपब्लिक, सोशलिस्ट है हम, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, और एक
रिपब्लिक हैं। ये भी आपको आइडियल्स जो है स्टेट के वो भी प्रीएम्बल को में देखने को मिल जा रहे हैं, जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है वो भी प्रीएम्बल में देखने को मिल जा रहा है। साथ के साथ एस्पिरेशन क्या है, जो लोगों के एस्पिरेशन है, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जिससे लोगों के एस्पिरेशंस को फुलफिल किया जा सके, जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये भी 4 चीज आपको प्रीएम्बल में देखने को मिल जा रही है। साथ के साथ जो डेट ऑफ एडॉप्शन है दैट इज 26 नवंबर 1949, वो भी देखने को मिल जा रही है। जो सारी बातें मैंने वहां अंडरलाइन करी थी वो 4 की स्ट्रक्चर्स हैं जिससे आप समझ सकते हो। सोर्स ऑफ अथॉरिटी पता चल रहा है, आइडियल्स ऑफ द स्टेट पता चल रहा है, ऑब्जेक्टिव्स या एस्पिरेशन ऑफ द पीपल पता चल रहा है, और डेट ऑफ एडॉप्शन भी पता चल रहा है। तो ये सारी चीजें आप इन 4 स्ट्रक्चर्स के थ्रू प्रीएम्बल को समझ सकते हो। अब ये वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये हमारी सोर्स ऑफ अथॉरिटी है, यहां से कॉन्स्टिट्यूशन अपनी पावर डिराइव करता है। इसका मतलब ये है कि आपको ये समझने की जरूरत है कि जो हमारा संविधान है, प्रीएम्बल हमें क्लियरली बताता है कि अपनी सीधी सीधी पावर लोगों की, विल ऑफ द पीपल, लोगों की विल से अपनी पावर सोर्स कर रहा है। मतलब हमें, हमारा संविधान किसके लिए फंक्शन करेगा? हमारे लिए फंक्शन करेगा। जो हमारी पार्लियामेंट है वो किसके लिए फंक्शन करेगी? हमारे लिए फंक्शन करेगी। तो एक्चुअल डेमोक्रेसी वही है जो लोगों के लिए हो, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। तो हमारे कहीं ना कहीं जितनी भी पावर डिराइव हो रही है वो लोगों से हो रही है, और ये प्रीएम्बल की पहली लाइन ने ही काफी क्लियरली मेंशन और क्लियर कर दिया है, राइट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमें एक बहुत एक सस्टेन्ड डेमोक्रेसी बनाता है, वन ऑफ द बेस्ट डेमोक्रेसी बनाता है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की जितनी भी कॉलोनीज थी उनमें से अब तक जो सबसे बेटर तरीके से डेमोक्रेसी फंक्शन कर रही है वो इंडिया की ही है, और सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। डिस्पाइट दैट हम सबसे बेटर डेमोक्रेसी की तरह फंक्शन कर रहे हैं थर्ड वर्ल्ड में, उसके लिए थोड़ा सा अप्रिसिएशन हमें भी बनता है, हमारे पार्लियामेंटेरियंस को भी बनता है, हमारे नेताओं को बनता है, और सबसे ज्यादा बनता है हमारे संविधान को और हमारे जुडिशरी को, जो इसे सस्टेन करने में कामयाब रहे हैं। अब जो आइडियल्स वाला पार्ट है, हमारे संविधान के आइडियल्स क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स क्या है जो मेंशन्ड देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले है सोवरेन। सोवरेन का मतलब है कि भाई हम इंडिपेंडेंट हैं, मुझे किसी और के कहे पे चलने की जरूरत नहीं है, जितने भी इंटरनल डिसीजंस होंगे वो मेरे चुने हुए लोग लेंगे, मेरे लोगों के फेवर में। मतलब मेरे रिप्रेजेंटेटिव्स वुड बी वर्किंग इन द फेवर ऑफ द पब्लिक ऑफ इंडिया रेदर देन फंक्शनिंग अकॉर्डिंग टू समबडी एल्स। तो हम सोवरेन हैं, इंटरनली भी एज वेल एज एक्सटर्नली भी। तो मेरी फॉरेन पॉलिसी भी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे फंक्शन करती है। इसलिए भाई तू लगा टैरिफ, मैं तो रशिया से तेल खरीदूंगा। तो ये क्या है? ये सोवरेन एस्पेक्ट है मेरा। अगर अमेरिका के कहने पे मुझे कुछ करना पड़ जाए तो मैं कैसे सोवरेन यार? तो इसका मतलब हम एक सोवरेन कंट्री हैं, हम अपने आप को खुद चला सकते हैं इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली, किसी और से राय या हमें ज्ञान की जरूरत नहीं है। दूसरा एस्पेक्ट है डेमोक्रेटिक। ये सीधा सीधा दिखाता है कि जो सरकार है बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल वाले पर्सपेक्टिव से चलेगी। रेगुलर, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाएंगे और हर किसी सिटीजन के पास राइट टू वोट होगा। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में फंक्शन करते हैं, हर 18 साल से ऊपर का बंदा हमारे यहां वोट दे सकता है, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। रिपब्लिक का मतलब है कि हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो कोई हेरिडिटरी नहीं होगा, कोई राजा रानी नहीं है भाई। हमने एक इलेक्टेड हेड चूज किया है, चाहे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, क्योंकि हमारे यहां प्रेसिडेंट के पास ज्यादा पावर नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसे लोगों का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा उसमें। हमने लोगों को चूज किया, उन लोगों ने फिर प्रेसिडेंट को चूज किया, तो इनडायरेक्ट इलेक्शंस आपको वहां देखने को मिल जाता है। ये हेरिडिटरी मोनार्क जैसे यूके में देखने को मिल रहा है, ब्रिटेन में, वैसा हमारे यहां देखने को नहीं मिल रहा। और पॉपुलर मैंडेट से ये आपको अथॉरिटी जो है वो अपनी पावर डिराइव करती हुई दिखती है। तो हमारे आइडियल्स 3 हो गए, सोवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। इसके अलावा जो बाकी 2 बचे आइडियल्स हैं वो है हमारे सोशलिस्ट और सेक्युलर। इन दोनों को बाद में मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये दोनों लेटर एडिशन है। जब ओरिजिनली प्रीएम्बल ऐड किया गया था तो उसमें ये दोनों टर्म एडेड नहीं थे। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे ये दोनों वर्ड्स को ऐड किया गया है। सोशलिस्ट का मतलब होता है कि हम केवल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं है भाई, मेरा काम केवल वोट देना नहीं है, या केवल मेरी पॉलिटिकल डिमांड्स को फुलफिल करना मेरी सरकार का काम नहीं है। उनका काम सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी अचीव करना भी है। मतलब वो ये भी देखेंगे कि लोगों में इनइक्वालिटी ऑफ इनकम ना हो, समाज के अंदर किसी भी तरीके का डिवीजन ना हो, अनटचेबिलिटी जैसी चीज एग्जिस्ट ना करे, लोगों के अंदर कम्युनल हेट्रेड एग्जिस्ट ना करे, कोई ऊंच नीच ना हो, कोई छोटा बड़ा ना हो, कोई अगड़ा पिछड़ा ना हो। ये सारी चीजें भी हमारा संविधान मेक श्योर करेगा। ये भी हमें, और ये ऐसा नहीं है कि 1976 में हमने ऐड करी है, तो उससे पहले थी नहीं। सोशलिस्ट तो हम हमेशा से ही हैं, लेकिन स्पेसिफिकली हमने मेंशन नहीं कर रखा था। तो ये जो सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी या इक्वालिटी की बात है ना, अंबेडकर बहुत पहले से बात करते हुए आए
कि जी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बनने से कुछ नहीं होगा, पॉलिटिकल इक्वालिटी या सबको राइट टू वोट देने से कुछ नहीं होगा। जब तक सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं आ जाती, जब तक सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की तरह फंक्शन नहीं करता भारत, तब तक एक्चुअल डेमोक्रेसी की तरह भारत फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो मतलब ऐसा नहीं है कि हम सोशलिस्ट थे नहीं, लेकिन स्पेसिफिकली हमने मेंशन 1976 में किया 42nd अमेंडमेंट के बाद। सिमिलर चीज अप्लाई होती है सेक्युलर के ऊपर। हम हमेशा से सेक्युलर थे, 1949 में भी सेक्युलर थे, जब ये अडॉप्ट किया हमने 1950 में 26 जनवरी को जब ये एनेक्ट किया तब भी सेक्युलर थे, लेकिन स्पेसिफिकली मेंशन नहीं कर रखा था, कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स नहीं चाहते थे, उन्हें लगता था कि इस चीज का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है पॉलिटिकली, और वो आपको होता हुआ भी दिखता है। तो 1976 में हमने सेक्युलर टर्म ऐड किया, ये बताने के लिए कि सरकार का कोई या गवर्नमेंट का कोई, स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। देयर इज नो, स्टेट हैज नो ऑफिशियल रिलीजन। ये सीधी सीधी बात है। हर रिलीजन को बराबर तरीके से ट्रीट किया जाएगा, इक्वल रेस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया जाएगा, और हर किसी सिटीजन के पास अपने रिलीजन को फ्री प्रैक्टिस करने की, प्रोपोगेट करने की, और बेसिकली पूरी तरीके से चूज करने की पावर होगी, राइट। तो किसी भी तरीके से स्टेट पर्टिकुलरली किसी रिलीजन को सपोर्ट नहीं करेगा। ये सेक्युलर एस्पेक्ट भी 1976 में हमने ऐड होते हुए देखा। ऑल्दो वी ऑलरेडी हैड दैट कैरेक्टरिस्टिक्स, बट स्पेसिफिक मेंशन से एक एडेड एडवांटेज मिल गई, एक एडेड क्लैरिटी मिल गई कि हम एक सोशलिस्ट और सेक्युलर नेशन भी हैं। तो हमारे पास 5 हमारे आइडियल्स हो चुके हैं: सोवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सेक्युलर और सोशलिस्ट। ये 5 आइडियल्स हैं जो प्रीएम्बल के अंदर आपको देखने को मिल जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम एस्पिरेशंस की बात करें, ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, तो हम जस्टिस और लिबर्टी की बात करते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, जस्टिस और लिबर्टी, इसके अलावा इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी एज वेल। तो जस्टिस का मतलब क्या है कि जी हम 3 तरीके के जस्टिस की बात करेंगे: सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। वही वाली बात, केवल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं बनना है, सोशल और इकोनॉमिक बेसिस पे भी काम करना है। तो केवल पॉलिटिकल जस्टिस अचीव नहीं करना है, सोशल जस्टिस मतलब किसी भी कोई छुआछात नहीं होगी, कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं होगा, और इकोनॉमिक जस्टिस, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम को कम करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होने देंगे। ये भी हमारा एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, बहुत बड़ा एस्पिरेशन है, बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिससे लोगों को बराबर रखा जा सके और एक यूनिफॉर्म ग्रोथ भी देखने को मिले भारत में। इसके साथ साथ लिबर्टी, लिबर्टी किस किस चीज की, ऑफ फेथ, वर्शिप, थॉट, एक्सप्रेशन एंड बिलीफ। ये 5 टर्म भी याद होने चाहिए क्योंकि प्रीलिम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हमारा प्रीएम्बल सीधे सीधे बताता है कि जब संविधान राइट टू लिबर्टी बोलता है ना, फंडामेंटल राइट, तो कौन सी लिबर्टी की बात चल रही है? थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की, वर्शिप की। और ये हमारी फंडामेंटल राइट्स के थ्रू सेफगार्ड भी की गई है, और ये चीज क्लियरली प्रीएम्बल में मेंशन्ड दिख जाती है, राइट। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इक्वालिटी की बात की गई है, अनदर एस्पिरेशन, अनदर ऑब्जेक्टिव। इक्वालिटी की बात की गई है कि हम इक्वालिटी करेंगे इसमें स्टेटस में और अपॉर्चुनिटी में, कि सबका स्टेटस, स्टेट सबके, चाहे वो किसी स्टेटस से बिलोंग कर रहा हो, सबको बराबर तरीके से ट्रीट किया जाएगा और सबको बराबर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी किसी भी चीज को अचीव करने के लिए। आप स्पेसिफिक फेवर्स या कोई भी बायसनेस आप स्टेट के प्रति या स्टेट किसी के प्रति नहीं दिखा सकता। किसी की तरफ स्टेट बायस नहीं हो सकता, ना किसी कास्ट की तरफ, ना किसी रिलीजन की तरफ, अनटिल अनलेस वो सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस लाने के लिए है। इसलिए आपको कुछ एक्सेप्शंस भी देखने को मिल जाते हैं। तो बेसिकली हमारे यहां आर्टिकल 14 है। आर्टिकल 14 बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो बेसिकली हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं जब, तो हम स्टेटस की भी करेंगे, अपॉर्चुनिटी की भी। अब जब ये इक्वल स्टेटस, जब मैं आर्टिकल 14 की बात करता हूं, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो इसे समझने की जरूरत है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ फंडामेंटल राइट में जब हम आर्टिकल 14 को पढ़ते हैं, इज अ नेगेटिव कंसेप्ट, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज अ पॉजिटिव कंसेप्ट। इक्वालिटी बिफोर लॉ इज अ ब्रिटिश कंसेप्ट एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज अ अमेरिकन कंसेप्ट। अब इसमें डिफरेंस समझो। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब है कि लॉ के लिए सब बराबर हैं, मतलब स्टेट के ऊपर एक ऑब्लिगेशन है, एक नेगेटिव ऑब्लिगेशन है कि भाई तू किसी के बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, सबको तेरे को लॉ के सामने बराबर तरीके से ही ट्रीट करना पड़ेगा। ये ब्रिटिश कंसेप्ट है, ये नेगेटिव कंसेप्ट है क्योंकि स्टेट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहता है सिमिलर पीपल वुड बी ट्रीटेड सिमिलरली इन सिमिलर सर्कमस्टेंसेस। दोबारा बोलता हूं, सिमिलर पीपल वुड बी ट्रीटेड सिमिलरली अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसेस। इसका मतलब दो लोग अगर अलग अलग सर्कमस्टांसेस में हैं तो उन्हें अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। तो इसका मतलब स्टेट के पास एक डिस्क्रिशन आ गया कि वो दो लोगों को अलग अलग तरीके से ट्रीट कर सकता है। ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, ये अमेरिकन एस्पेक्ट है, और इसी के बेसिस पे हमारे यहाँ आपको एफर्मेटिव एक्शन जो रिजर्वेशन वगैरह है ये भी देखने को मिल जाते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि जो भी हमारे डिप्रेस्ड क्लासेस हैं उन्हें अपलिफ्टमेंट की जरूरत है,
इसलिए उन्हें बाकियों के जैसा कंपेयर नहीं करना है, उन्हें थोड़ा सा स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड करने ही पड़ेंगे। तो ये इक्वालिटी की हम बात करते हैं और दोनों ही एस्पेक्ट है हमारे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड, भाईचारा, उसको प्रमोट करने की बात की गई है, जिससे देश में सेंस ऑफ यूनिटी को स्ट्रेंथन किया जा सके, ब्रदरहुड को स्ट्रेंथन किया जा सके। इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, इतने ज्यादा डाइवर्स लोग हैं, चाहे वो क्लास की बात की जाए, कास्ट की बात की जाए, रिलीजन की बात की जाए, रीजन की बात की जाए, लैंग्वेज की बात की जाए, तो यू नेम इट वी हैव इट। डाइवर्सिटी के नाम पे भारत में सब कुछ है। तो उस चीज को मेक श्योर करना है जिससे डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल को सस्टेन किया जा सके, हर इंडिविजुअल एक डिग्निफाइड लाइफ जी सके, और दूसरी चीज भारत की इंटीग्रिटी को भी मेंटेन किया जा सके, हमारे सोशल फैब्रिक को भी स्ट्रेंथन किया जा सके। तो ये फ्रेटर्निटी वाला एस्पेक्ट है। तो हमारे ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हो गए जी? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। जस्टिस भी कितने टाइप का है हमने देख लिया, लिबर्टी कौन किस किस की बात कर रहा है, इक्वालिटी कौन कौन सी, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, एंड इवेंचुअली फ्रेटर्निटी, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। यूनिटी पहले से एडेड था, फ्रेटर्निटी इसमें इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन भी बाद में ऐड किया गया है। अभी अमेंडमेंट की बात हम अलग से करेंगे। तो आई गेस यहां तक तो आपको समझ में आ चुका है, राइट? मूविंग ऑन सॉरी। अब प्रियम्बल की अगर जर्नी देखी जाए, मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपसे बात करी थी, 13 दिसंबर 1946 को जब कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स संविधान बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करने वाले थे। 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली बार मिली थी। 13 दिसंबर 1946 को एक रेजोल्यूशन पास किया गया था कि हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स रहने वाले हैं जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, तो किन किन बेसिस पे बनाएंगे, किन किन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बनाएंगे। तो उसे बोला गया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था 13 दिसंबर 1946 और उसे अडॉप्ट किया गया 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया और फाइनली नवंबर 1949 में प्रियम्बल को फिर अडॉप्ट कर लिया गया। मतलब पहले से इसका नाम प्रियम्बल नहीं था, इसे अडॉप्ट किया गया नवंबर 1949 में और इसे फिर इंडेक्स की तरह, कंटेंट की तरह फ्रंट में लगा दिया गया। एक और प्रीलिम्स ओरिएंटेड फैक्ट आपके लिए है कि अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से देश से प्रियम्बल इंस्पायर्ड है, बोरो किया गया है, कौन सी कंट्री से किया गया है, द आंसर इज यूएस। अमेरिका के अंदर एक ऐसा प्रिकर्सर डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन से पहले। ऐसे ही हमने एक प्रियम्बल जैसे वहां एडिड है, हमने भी ऐड कर लिया है, लेकिन हमारे और यूएस के प्रियम्बल में थोड़ा सा डिफरेंस है जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। केवल कंटेंट की नहीं, कंटेक्स्ट की भी बात कर रहा हूं मैं। तो ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया, कब आया? 13 दिसंबर। एडॉप्ट कब हुआ? बेसिकली 22 जनवरी 1947 और फाइनली हमने प्रियम्बल एडॉप्ट कर लिया 26 नवंबर 1949 को, राइट? मूविंग ऑन। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत का जो संविधान है और जो उसका प्रियम्बल है, तो इस प्रियम्बल को मैं कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा मानूं या ना मानूं? क्या ये केवल इंडेक्स है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि बुक पढ़नी है भाई तुझे, तो इंडेक्स थोड़ी पढ़ना है, इंडेक्स में तो बस ये देखना ना क्या क्या चीजें बुक के अंदर है, तो मैं इंडेक्स को बुक का हिस्सा मानूं या ना मानूं, ये वैसा सवाल है। तो ये काफी डिबेट चला कि क्या मैं इसे एक ऐसे स्टैटिक डॉक्यूमेंट की तरह देख सकता हूं जो मियर इंट्रोडक्शन का काम कर रहा है, जैसे यूएस में देखा जाता है। यूएस में कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है वो प्रियम्बल, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं माना जाता। हमारे यहां ये डिबेट था कि क्या प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा माना जाए या नहीं माना जाए, और इवेंचुअली काफी सारे केसेस के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। अब ये क्या जर्नी रही है, किस तरीके से हुआ है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जो जुडिशियल डिबेट हुए हैं वो किस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं, किस तरीके से पहुंचे हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट केसेस है हमारे पास। सबसे पहले 1960 में केस हुआ था, बेरूबरी यूनियन केस, या राइट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे बोल दिया था कि प्रियम्बल संविधान का हिस्सा नहीं है, प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और केवल एक मियर इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, किसी भी तरीके से सोर्स ऑफ पावर नहीं है। तो पहली बार जब ये डिबेट गया तो पहली बार निष्कर्ष ये निकला, कंक्लूजन ये निकला कि प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जो सबसे वाटर शेड केस था, जो सबसे इंपॉर्टेंट केस था, लैंडमार्क केस था, दैट वाज केशवानंद भारती केस। उसमें ये एक्सेप्ट किया गया, इस जजमेंट को नलीफाई किया गया और अपने ही जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने बदलकर बोला कि प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये संविधान को इंटरप्रेट करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और इसके अंदर कुछ ऐसे हिस्से हैं जिन्हें बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना जा सकता है और उन्हें हिलाया नहीं जाएगा, मतलब उनके साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। इसका मतलब प्रियम्बल अमेंड तो किया जा सकता है, लेकिन अब संविधान का हिस्सा है तो अमेंड भी किया जा सकता है,
लेकिन सब नहीं अमेंड किया जा सकता, जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है वो नहीं हिलाया जा सकता। तो पहले 1960 बेरोबरी यूनियन में बोला गया नहीं है, केशवानंद भारती केस में बोला गया जी हां, प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसको वापस से रीअफर्म किया गया, वापस से री एस्टेब्लिश किया गया थ्रू एलआईसी केस ऑफ 1995। इसमें सीधे सीधे बोल दिया गया जो 1973 में पहले बोला था कि भाई देखो प्रीएम्बल एक इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, पर इन्होंने इसमें क्लैरिफाई किया इस एलआईसी वाले केस में, बट प्रीएम्बल डायरेक्टली एनफोर्सेबल नहीं है कि किसी भी तरीके। इसका मतलब यह है कि एनफोर्सेबल वो होंगे जो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सेबल है, जो डीपीएसपीज है दे आर आल्सो एनफोर्सेबल बाय लॉ, फंडामेंटल ड्यूटीज कैन आल्सो बी एनफोर्स्ड बाय लॉ। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रीएम्बल की चीज उठा के बोल दो जी मैं प्रीएम्बल से एनफोर्स कर रहा हूं ये चीज उठा के, नहीं। प्रीएम्बल तो एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, उसे डायरेक्टली एनफोर्सेबल नहीं माना जा सकता, बट इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आई गेस आई एम प्रीटी क्लियर विद इट। तो अभी आपको पता है कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, यस प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इनिशियली कोर्ट ने मना किया था, लेकिन बाद में क्लैरिटी आ चुकी है कि प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है ये चीज। अब अमेंडमेंट कौन सा आया है? एक ही अमेंडमेंट आया जिसने प्रीएम्बल में चेंज किया है, वो है 42nd अमेंडमेंट जो 1976 में आया था। किसकी कमेटी की रिकमेंडेशन पे चेंजेस किए गए? सरदार स्वरण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे चेंजेस किए गए। पहले अगर आप देखो 1949 में जो प्रीएम्बल एस्टेब्लिश किया गया था, जो अडॉप्ट किया गया था, उसमें हमारे आइडियल्स में केवल 3 टर्म थे, सोवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। बाद में हमने क्या ऐड कर दिया? सोशलिस्ट और सेक्युलर। सिमिलरली एक चीज और ऐड की गई 1976 में, जो फ्रेटर्निटी वाला पार्ट है, तो उसमें केवल यूनिटी दे रखा था, आपने इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन टर्म और ऐड कर दिया है। पहले केवल यूनिटी ऑफ द नेशन की बात होती थी, 1976 में आपने इंटीग्रिटी टर्म और ऐड कर दिया। तो एक ही अमेंडमेंट आया और उससे ये 3 चेंजेस हुए हैं, ये 3 टर्म ऐड किए गए हैं और इनके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। राइट, मूविंग ऑन। अब अगर प्रीएम्बल को मोरल कंपास की तरह देखा जाए, प्रीएम्बल एक मोरल कंपास है, इससे अगर मुझे देखा जाए तो इससे क्या क्या हेल्प मिलती है, क्या क्या कंटेक्स्ट है, इसको किस तरीके से कंटेक्चुअलाइज किया जा सकता है, क्या ये क्या ये चीज पोर्ट्रे कर रहा है, क्या ये मैसेज दे रहा है, किस तरीके से गवर्नमेंट को हेल्प करता है, किस तरीके से हमें ये क्लैरिटी प्रोवाइड करता है। तो एक बार उसकी तरफ अगर मैं देखूं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की आइडेंटिटी प्रोवाइड कर रहा है मुझे, इंडियन स्टेट को डिफाइन करता है मेरा प्रीएम्बल। मतलब कि मैं एक सोवरेन हूं, मैं सेक्युलर हूं। मैं सोवरेन हूं मतलब मेरी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट रहेगी, मैं सेक्युलर हूं मतलब मेरा कोई ऑफिशियल स्टेट रिलीजन नहीं रहेगा। मैं रिपब्लिक हूं, मेरा जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड होगा। तो मेरी कॉन्स्टिट्यूशन की आइडेंटिटी सीधे सीधे मुझे प्रीएम्बल में देखने को मिल जाती है। दूसरी चीज, गाइडिंग प्रिंसिपल्स। आज की डेट में सरकार को जब पॉलिसी बनानी है, जब वो कोई लॉज बनाता है, तो उसे कौन कौन सा मोरल कंपास ध्यान में रखना है, उसकी कोर फिलॉसफी क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो सारी चीजें भी मुझे प्रीएम्बल में डायरेक्टली देखने को मिल जाते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इतने बड़े देश के अंदर यूनिटी को सस्टेन करना भी संविधान का बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है, ये भी प्रीएम्बल में मुझे देखने को मिल जा रहा है। जितनी डाइवर्सिटी है मेरे यहां, सोशल हार्मनी को मेंटेन करना है, कम्युनल हार्मनी को मेंटेन करना है, ये सारी चीजें, फ्रेटर्निटी प्रमोट करनी है, ये सारी चीजें भी मुझे प्रीएम्बल में देखने को मिल जा रही हैं। तो इट्स नॉट जस्ट अ मियर डॉक्यूमेंट, ये काफी हद तक मेरा कोर है, मेरे कॉन्स्टिट्यूशन का कोर है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज रिफ्लेक्ट करता है, किस चीज के बारे में काम कर रहा है। अब दूसरी चीज ये भी है कि ये जो प्रीएम्बल के आइडियल्स हैं, जो प्रीएम्बल के ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो एस्पिरेशंस हैं, वो कहीं ना कहीं मेरी हिस्टोरिकल स्ट्रगल्स की बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जस्टिस की बात करी, इसी के लिए तो लड़ते रहे ना आजादी के लिए हम। जब तक हम आजाद नहीं, तो जस्टिस ही तो चाह रहे थे हम कि यार तुम हमारे साथ डिस्क्रिमिनेट करते हो, इंडियंस को एक्सप्लॉइट करते हो, इंडियंस को सेकेंडरी सिटीजन्स की तरह ट्रीट करते हो, स्टेप मदरली ट्रीटमेंट देते हो हमारे ही देश में। तो अगर मैं आजादी के बाद भी जस्टिस को इंपॉर्टेंस ना देता तो फिर तो यार हिपोक्रेसी हो जाती है चीज। तो कहीं ना कहीं मेरी हिस्टोरिकल स्ट्रगल्स भी एग्जिस्ट करती हैं, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्टिव्स और एस्पिरेशन देखने को मिलते हैं। तो प्रीएम्बल से मुझे ये भी पता चलता है कि हमारे लिए वो कितनी ज्यादा जरूरी है, और हमारी जो पास्ट की स्ट्रगल्स हैं वो कैसे हमारे फ्यूचर को और बेटर बनाएंगी, हम कितने उतना ज्यादा अपनी हिस्ट्री से सीखेंगे, अपनी हिस्टोरिकल स्ट्रगल से सीखेंगे, ये भी प्रीएम्बल में देखने को मिलता है। इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस भी आपको प्रीएम्बल में देखने को मिल जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल जब मैं बात करता हूँ जस्टिस की, जब बात करता हूँ लिबर्टी की, इक्वालिटी की, फ्रेटर्निटी की, तो ये सारी चीजें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, हमने अडॉप्ट की। साथ के साथ 1948 में यूनाइटेड नेशंस का ऑलरेडी ह्यूमन राइट कन्वेंशन आ चुका था। तो ये सारी चीजें मैंने अपनी फंडामेंटल राइट्स में ऐड करी, और मैंने अपने आप को अलाइन करा विद इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस, इंटरनेशनल नॉर्म्स। साथ के साथ फ्रेंच रिवॉल्यूशन से मैंने इंस्पिरेशन लिया,
साथ के साथ रशिया से मैंने इंस्पिरेशन लिया जस्टिस वाले पर्सपेक्टिव में, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस का। राइट्स वाले एस्पेक्ट में मैंने यूएस से इंस्पिरेशन लिया। तो वो सारी चीजें भी, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस भी आपको प्रीएम्बल में देखने को मिल जाता है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको और डिटेल में देखने को मिल जाता है। तो जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स था, आर्टिकल 14 और हमारी फंडामेंटल राइट्स, उसके साथ भी आपको अलाइन करती हुई दिख जाती हैं। क्लियर है कि बेसिकली प्रीएम्बल का जितना भी कंटेक्स्ट हो सकते हैं, जिस भी तरीके से हम देख सकते हैं, उस चीज को मैं रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूं या फिर कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपको यह समझने की कोशिश करनी है, प्रीएम्बल मात्र एक कंटेंट या फिर इंडेक्स नहीं है। प्रीएम्बल एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो दिखाता है कि भाई चाहे 1949 हो चाहे 2026 हो, आपको इन कोर प्रिंसिपल्स पे काम करना है। ये आपकी मोरल फिलॉसफी है, ये आपकी मोरालिटी है, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये आपके आइडियल्स हैं। आपको इन पे फंक्शन करना है। तो प्रीएम्बल वो एक गाइडिंग लाइट है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो बैठे हैं गवर्नमेंट वाले, जो हमारे लॉ मेकर्स हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको गाइड करता है कि आपको किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। इसे मात्र एक स्टैटिक डॉक्यूमेंट कह देना, इसे कम आंकना होगा, इसको डिसरेस्पेक्ट करना होगा। तो प्रीएम्बल प्रोवाइड्स अस विद अ क्लियर पिक्चर कि कॉन्स्टिट्यूशन किस डायरेक्शन में काम करेगा, किन के लिए काम करेगा और कैसे काम करेगा। राइट, ये सारी चीजें आपको प्रीएम्बल में देखने को मिल जाती हैं। तो आई गेस प्रीएम्बल का ये जो लेक्चर था, दिस इज मोर देन इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट ऑफ प्रीएम्बल। अभी भी मैं आपसे कहूंगा प्रीएम्बल को पूरी तरीके से याद रखना है, उसके जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो भी आपको याद रखने हैं। मैं मिलता हूं आपको अगले लेक्चर के अंदर। जुड़े रहिए अर्थनीति के साथ। थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ गुड डे।